हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करियर कुल। ये वीडियो है थापड़ यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जो भी वीडियोस हम लोग इस बार बना रहे हैं, लिंक जिस उस सारों के लिंक एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में, एमएचसीटी के कॉलेजेस अलग, कॉमेड के कॉलेजेस अलग, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अलग, इन सब के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो के हैं। आप उसमें जाके देख सकते हो। जो पुराने वीडियोस हैं वो भी मैं आपको कहूँगा आप एक बार देख सकते हैं, तो आपको और ज़्यादा इन डेप्थ समझ में आ जाएगा किस तरह की चीज़ें हैं डिफरेंट कॉलेजेस में। प्लस इसमें टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। टाइम स्टैम्प में ये है कि अगर आप केवल प्लेसमेंट देखना चाहते हो, फैकल्टी देखना चाहते हो, डाउट्स, स्पेशल डाउट्स देखना चाहते हो, तो आप टाइम स्टैम्प से वीडियो को आगे या पीछे कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या मैं बात कर रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा पूरा वीडियो ही देख लीजिए। मैं पिछले 5 साल से करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो जो भी बातें हमने लोगों से करी हर साल एडमिशन लेते हुए, कॉलेजेस से करी, जो हमको अपनी जानकारी है, जो डेटा हमने कलेक्ट किया, वो सब मैं जितने अच्छे से होगा यहाँ शेयर कर पाऊँगा। इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई वीडियो देखने के लिए, आप देख सकते हैं ज़रूर, बट मैं ओवरऑल सब कुछ पूरी तरह से यहाँ कवर करने की कोशिश करूँगा। तो थापड़ यूनिवर्सिटी से शुरू करते हैं। काफ़ी ही कंट्रोवर्शियल यूनिवर्सिटी है एक तरह से। कई लोग इसे बहुत अच्छा मानते हैं और कई लोग कहेंगे बिल्कुल भी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो अगर हम एक रियलिस्टिक असेसमेंट कर लें शुरू में ही, तो हम ये बोल सकते हैं कि आईआईटीज़ हो गए। आईआईटीज़ में सारी ब्रांचेज़ नहीं, मैं कंप्यूटर साइंस को एक बेंचमार्क लेके चल रहा हूँ। तो अगर हम केवल सीएस की बात करें, सीएस के लिए, क्योंकि बच्चे और स्टूडेंट्स, स्पेशली आई एम ऑल्सो वुड लाइक टू टॉक टू पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स मेरे वीडियोज़ देखते हैं। तो पेरेंट्स से भी मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कॉलेज इंपॉर्टेंट है तो ब्रांच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों में ही कहीं न कहीं हमको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, वही मेन चीज़ होती है। तो आईआईटीज़ हो गई, बिट्स हो गया, एनआईटीज़ हो गए, टॉप के एनआईटीज़, एटलीस्ट टॉप 15 एनआईटीज़ आप ले लीजिए। उसके बाद एनआईटीज़ के बाद ट्रिपल आईटीज़ हो गया, एटलीस्ट ट्रिपल आईटी ग्वालियर, इलाहाबाद, हैदराबाद, बैंगलोर। आप डीएआई सीटी ले लीजिए, आप डीटीयू ले लीजिए, आप एनएसयूटी ले लीजिए, एनएसयूटी ले लीजिए। इसके बाद अगर आप रखोगे तो थापड़ का नंबर डेफिनेटली आपको रखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन क्वालिटी आपको रखना पड़ेगा। कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो कट ऑफ वाइज़ आपको मिलेगा कि ट्रिपल एलएमएनआईटी जो जयपुर में है, जेआईआईटी जो नोएडा में है, कहीं न कहीं बच्चों को जब मिल रहा होता है तो उनको आरवी मिल रहा होता है, प्लेसमेंट वाइज़ आरवी भी सिमिलर है, और कहीं न कहीं वीआईटी से भी कंपैरिज़न होता है इसका। तो एलएमएनआईटी, जेआईटी, वीआईटी, और कहीं न कहीं इसका जो प्लेसमेंट है वो बीआईटी मिश्रा जैसा भी है, जबकि बीआईटी मिश्रा हायर कट ऑफ पे मिलता है। तो कहीं न कहीं हम इन कॉलेजेस के बाद एनएसयूटी का डेफ़िनेटली थापड़ को रखेंगे, और ये जो कॉलेजेस हैं इनके बारे में भी हम इसी वीडियो में कंपैरिज़न करके बात करेंगे, और कुछ ट्रिपल आईटी से भी हम लोग कंपेयर करेंगे, जो कि इस कट ऑफ पे इस पे मिल रहे होते हैं, ठीक है? तो मेरा नाम है सागर आनंद, मैंने बीटेक किया है वीआईटी से, एमएस किया है टेक्निकल यूनिवर्सिटी डेस्डन से। ये हमारा चार्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं। इसमें अगर आपको अपने कॉलेज की मीडियन सैलरी पता है, ये वाला जो ब्लैक वाला एरिया है, ये मीडियन सैलरी है। तो अगर आपको मीडियन सैलरी पता है कि ये मेरी मीडियन सैलरी क्या है, तो आप यहाँ पे डाल के देख सकते हैं। और जब आप मीडियन सैलरी डालोगे, देखोगे कि अच्छा मेरी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल प्रेज़ेंस का कॉलेज है, 4 टू 5 है। तो इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारे कितने परसेंट स्टूडेंट्स होंगे जिनका 6 टू 10 लाख्स में प्लेसमेंट हो रहा होगा, कितने परसेंट स्टूडेंट होंगे जिनके 6 लाख से कम में प्लेसमेंट हो रहा होगा। आम तौर पे बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 40 प्लस का पैकेज ले लें जो हाईएस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बिट्स में कहीं का ले लें जिसका 40 प्लस का हाईएस्ट पैकेज है, ठीक है? और हम ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल एक नेशनल प्रेज़ेंस के कॉलेज एलपीयू का ले लें, तो इसका भी 40 लैक्स का है। तो क्या हम इन दोनों बच्चों को, जो यहाँ पे एडमिशन ले रहा है एक स्टूडेंट और एक जो स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन ले रहा है, क्या हम इन दोनों को एग्ज़ैक्टली बराबर मान सकते हैं? क्या ये एग्ज़ैक्टली सेम अपॉर्च्युनिटी दे रहा है ये कॉलेज? तो इस तरह से तो एग्ज़ैक्टली नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि एलपीयू का स्टूडेंट जो है किसी भी तरह से कम है या उसमें पोटेंशियल कम है, वो आगे चेंज नहीं हो कर सकता या हार्ड वर्क करके अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, ये मैं नहीं कह रहा। लेकिन जब हम एंट्री लेवल पे देख रहे हैं तो हमें लॉजिकली देखना पड़ेगा कि बिट्स में ज़्यादा कंपटीशन है। तो इवन अगर हम केवल हाईएस्ट सैलरी देखें, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस यही करते हैं कि वो हाईएस्ट सैलरीज दिखाते हैं,
और दिमाग में इस तरह का बैठ जाता है हमारा कि हम केवल हाईएस्ट सैलरी कंपेयर करते हैं और हमें भूल जाते हैं कि कितने लोगों को हाईएस्ट सैलरी मिल रही है, कितने लोगों को 6 लाख का मिल रहा है, कितने लाख को 6 लाख से 10 लाख तक का मिल रहा है। तो वहीं पे तो मेन लाई करता है डिफरेंस। तो ये जो येलो लाइन है और ये जो 2 ग्रीन लाइन है, ये वो परसेंटेज बता रहा है कि कितने परसेंट बच्चों को 10 लाख से ऊपर मिला, कितने परसेंट बच्चों को 6 से 10 लाख मिला और कितने परसेंट बच्चों को लेस देन 6 लाख मिला। तो ये आप अपने अंदाज़ा लगा सकते हो, केवल हाईएस्ट सैलरी देखने से नहीं होगा। मैं किसी भी कॉलेज की बुराई नहीं कर रहा इसमें, हर बच्चा जाए। और मैं कॉलेज के मैनेजमेंट की तरफ वजह से नहीं बोल रहा, मैं स्टूडेंट्स की वजह से बोल रहा हूँ कि ऐसा वो ना सोचे कि मैं किसी कॉलेज में जा रहा हूँ तो मैं वहाँ से आगे नहीं निकल सकता। अपॉर्चुनिटी सारे कॉलेज दे रहे हैं, कहीं पे वो अपॉर्चुनिटी जो है ज़्यादा है, कहीं पे वो अपॉर्चुनिटी कहीं कम है, कहीं पे वो अपॉर्चुनिटी है बट क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स उस स्किल तक नहीं पहुंच पाते हैं, कहीं पे वो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स और वो स्किल और ऊपर पहुंच जाती है। ये फैक्ट्स हैं, इसे हमें ध्यान में थोड़ा सा रखना पड़ेगा। इस वीडियो में टाइम स्टैम्प्स प्लेसमेंट के हैं, सिमिलर कॉलेजेस के हैं, सिमिलर कोर्सेज के हैं, इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं, फैकल्टी फीस, आरओआई का टाइम स्टैम्प है और कट ऑफ्स का है। हमारी जो सर्विसेज हैं आप ले सकते हो, हम लोग 10 से 45 मिनट का वीडियो कॉल करते हैं जिसमें हम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट या करियर सेलेक्ट की सर्विस देते हैं। हम फ़ोन कॉल कर लेते हैं 10 से 30 मिनट्स, या वीडियो कॉल आप कहेंगे तो वो भी कर लेंगे जिसमें हम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट या करियर सेलेक्ट दे देते हैं। सर्विसेज पर्सनालिटी असेसमेंट में अगर आप चाहते हो कि आप करियर कौन सा चूज़ करो या आपका करियर पाथ कैसा होना चाहिए, आप आगे के 5 साल हमारे साथ प्लान करना चाहते हो, तो हम आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट करते हैं, आपको समझते हैं, उसके लिए हम 2 सेशन लेते हैं, ये आप ले सकते हो। मैं आपको मोटिवेट इसीलिए करूँगा, इस चीज़ के लिए करूँगा ये वाला कि फुल सीज़न काउंसलिंग आप लीजिए। ये आपको काफ़ी नॉमिनल पड़ेगा, काफ़ी नॉमिनल पड़ेगा क्योंकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स 2 से 3 बार हमसे बात कर ही लेते हैं। तो फुल सीज़न काउंसलिंग में आपको मल्टीपल सेशंस मिल जाएँगे। बस आपको 1 दिन पहले हमारे साथ बुकिंग करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग का अलग हमारी सर्विस है, इसके चार्जेस अलग होते हैं। सारे चार्जेस डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जो पिछले साल अलग थे, अब अलग हैं। पिछले 3 साल से हमने रिवाइज़ नहीं किए थे, इस बार हमने रिवाइज़ करा है। मेरा नाम है सागर आनंद, ये मेरी क्वालिफ़िकेशंस हैं, प्लस मैं एमबीटीआई सर्टिफाइड करियर काउंसलर भी हूँ। ये हमारी को-फाउंडर है, ये इनकी क्वालिफ़िकेशंस हैं। अब आते हैं हम लोग सीधे इंट्रोडक्शन के ऊपर, थापड़ के इंट्रोडक्शन के ऊपर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी कॉलेज बना कितने साल पहले है, कोई भी यूनिवर्सिटी कितने साल पहले बनी है। क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको कहीं न कहीं 5 से 7 साल तो ऐसे ही लग जाता है, क्योंकि आपको यूजीसी अप्रूवल लेना होता है, या फिर आप अगर कॉलेज हो तो आपको एआईसीटी अप्रूवल लेना होता है, आपको किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन लेना पड़ता है, आपको अपना टीचर्स की हायरिंग करनी पड़ती है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की हायरिंग करनी पड़ती है, सिलेबस देखना पड़ता है फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी हो, एंड सो फोर्थ। फिर प्लेसमेंट वगैरह के तो लेट में ही काम शुरू होता है। तो आप मान के चलो 5-7 साल तो इज़ एन इन्फेंट इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी, बहुत ही छोटा टाइम है। मैं तो मान के चलता हूँ कहीं न कहीं आप जब 10-15 साल पुरानी यूनिवर्सिटी हो जाती है, तो हम उसको बहुत अच्छा माने या उसको स्टेबल माने। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी भी देखोगे तो कई ट्रिपल आईटीज़ जो हैं उनकी अभी तक कैंपस नहीं बने हैं। प्लेसमेंट हो जा रहा है क्योंकि उनके ऊपर एनआईटीज़ का सपोर्ट है, उनके साथ एनआईटीज़ का सपोर्ट है, बट कई उसमें ट्रिपल आईटीज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ भी आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो आपको अभी ट्रिपल आईटीज़ में दिख रही हैं, ये आप समझ सकते होगे, ये इसी वजह से हैं क्योंकि ये अभी 5 टू 7 ईयर्स बस इनको हुआ है, तो अब जाके ये सारे ट्रिपल आईटीज़ स्टेबल होंगे। और मैं ये इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि ट्रिपल आईटीज़ से भी थापड़ का कंपैरिजन होता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं रैंकिंग के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है रैंकिंग। अब लोग कहते हैं कि रैंकिंग का बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। मैं मान लेता हूँ रैंकिंग का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। एनआईआरएफ रैंकिंग पूरी तरह से, मैं भी पूरी तरह से उससे सहमत नहीं रहता हूँ। बट हमें एक बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप एमएस करने यूएस जाते हो या यूरोप जाते हो, तो आपको लिखना होगा कि आपकी एनआईआरएफ रैंकिंग कौन-सी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की रैंकिंग है, तो ये सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड रैंकिंग मानी जाएगी इंडिया में। तो आपको एनआईआरएफ रैंकिंग में लिखना पड़ेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कितने रैंक पे आती है, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। सेकेंडली अगर आप आईआईएम्स में अप्लाई करते हो, तो आईआईएम्स में होता क्या है कि आपके कैट का भी एक स्कोर होता है, आपके वर्क एक्स का एक स्कोर होता है,
आपके जो आप वर्क एक्स के बाद जो आप इंटरव्यू देते हो उसका स्कोर होता है, जो आपके मार्क्स आए होते हैं 10th 12th और ग्रेजुएशन में उसका स्कोर होता है, प्लस एक एक एक्स्ट्रा स्कोर आपको मिलता है अगर आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 30 में आती है, तो वो यहाँ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एनआईआरएफ का फायदा मिलेगा अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है टॉप 30 में आती है, किसी भी उसमें इंजीनियरिंग में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, अगर वो टॉप 30 एनआईआरएफ में आती है तो आपको एक एक्स्ट्रा मिलेगा। एटलीस्ट ये आईआईएम कोझिकोड में है। तो जो लोग एनआईआरएफ को नहीं मान रहे हैं, इट इज ओके, इट इज अप टू देम, ना माने, बट ये वेल रिकॉग्नाइज्ड इन आईआईएम्स भी है और आप बाहर पढ़ने जाओगे तो भी है। सेकेंडली, मैं एटलीस्ट आपसे ये कहूंगा कि एनआईआरएफ में जो डेटा होता है उसको जरूर मानिए, क्योंकि वो डेटा से आपको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, मैं मान रहा हूं ये बात कि जो एनआईआरएफ रैंकिंग्स होती है थोड़ी स्क्यूड होती है। फॉर एग्जांपल एलएमएनआईटी जो ऑलमोस्ट थापड़ जितना कट ऑफ है, लेकिन ये कहीं भी रैंकिंग में नहीं आती। क्यों? क्योंकि एनआईआरएफ जो है वो जो बड़े कॉलेजेस होते हैं, जो बिगर कॉलेजेस होते हैं जिनमें ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, उनकी रैंकिंग ऊपर आती है क्योंकि उनको स्कोर ज़्यादा मिलता है। इसलिए एलएमएनआईटी कभी कभी रैंकिंग में आ ही नहीं पाता है। तो खैर, इसकी रैंकिंग 23 है और काफ़ी अच्छी रैंकिंग है इसकी, काफ़ी स्टेबल कॉलेज है ये। अब हम लोग आ जाते हैं कंपनसेशन में कि यहाँ के जो टीचर्स हैं या यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनको कितना पैसा मिल रहा है। ये मैं दो वजह से बता रहा हूँ कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ, जब 30 लाख का सीटीसी होता है तो इन हैंड आपकी सैलरी कितनी होती है। आप डायरेक्टली ये नहीं सोच सकते कि 30 लाख का है तो कहीं ना कहीं 2+ जो है ये तो मेरा सीधे सीधे इन हैंड आ जाएगा पर मंथ, ऐसे आप नहीं सोच सकते। तो ये बच्चों को और पेरेंट्स को शुरू से ही दिमाग में रख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार वही चीज़, और वो मैं आपसे बिल्कुल मना नहीं कर रहा, हम लोग को वो चीज़ एकदम जब दिमाग में आ जाती है तो एकदम लालच आ जाता है और उसका फ़ायदा फिर कॉलेजेस उठाते हैं और वो केवल आपको हाईएस्ट सैलरीज दिखाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 30 लाख सीटीसी इन हैंड 2+ नहीं होता है। सेकेंडली, मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ के टीचर्स को जो पे मिल रहा है काफ़ी अच्छा मिल रहा है कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे अच्छे टीचर्स आएंगे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 14 लाख का इनका सीटीसी है, लेकिन 78 बेसिक है, प्लस इसमें 17% डीए है। तो आप मान के चलो टैक्स वगैरह हटा के कहीं ये 85,000 इन हैंड आ रहा होगा। तो आप खुद ही देख रहे हो 1 लाख से भी ऊपर का इन हैंड आना चाहिए था, बट ये 1 लाख से ऊपर का इन हैंड नहीं आता, टैक्स वैक्स कट के कहीं 85,000 90,000 के बीच आता है। वैसे ही कहीं ये जब 30 लाख का पैकेज होता है तो कहीं ना कहीं टैक्स वगैरह हटा के ये ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हो कहीं ना कहीं ये तब 20 लाख के करीब हो सकता है आ रहा हो। जब ये तो केवल टीचिंग में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डियरनेस अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, ये सब मिलता नहीं है। मेडिकल अलाउंस मिलता नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन ऐसे पे में नहीं जुड़ के मिलता, कम्युनिकेशन अलाउंस पे में नहीं जुड़ के मिलता, रिएम्बर्स नहीं करते अलग अलग लोग। ठीक है, ये तो यहाँ पे ऐसा है। लेकिन जब कंपनीज देती हैं जैसे आईआईटीज में या बिट्स में देती हैं, तो इसमें एक बहुत दो बड़ी बड़ी चीज़ें ज्वाइनिंग, एक होता है ज्वाइनिंग बोनस, कि बहुत बड़ा सेगमेंट उनका होता है, 2 लाख 4 लाख ऐसे ज्वाइनिंग बोनस होता है। और फिर स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, और स्टॉक ऑप्शंस भी आप मान के चलो 5 से 7 लाख से लेके ऊपर तक जाता है स्टॉक ऑप्शंस। प्लस एक चीज़ और वो देते हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलो कि 30% तो आप हटा के चलो सीटीसी से में। तो अगर ये 30 लाख का आपका सीटीसी है तो आप इसमें से 30% तो ऐसे ही हटा दो। आप मान के चलो ये कहीं ना कहीं 21 लाख का पैकेज है, प्लस इसमें से आप टैक्स हटा दो तो कहीं ना कहीं ये 18 लाख का पैकेज आपका इन हैंड आएगा। ऐसे आप मान के चलो, क्योंकि उसमें ज्वाइनिंग बोनस भी होता है, स्टॉक भी होता है, वेरिएबल भी होता है। कहीं ना कहीं अगर आपको टॉप में अगर आपको 18 लाख का पैकेज मिल रहा है इन हैंड मतलब 1.5 लाख की अगर आपकी सैलरी है पर मंथ इंडिया में, मैं सिलिकॉन वैली के जो आईआईटी से मिलता है सैलरीज उसके बारे में नहीं बात कर रहा। तो अगर आपकी 1.5 लाख की सैलरी है तो ये बेस्ट सैलरीज में से मानी जाएगी इन हैंड, ठीक है, टैक्स वगैरह हटा के। अब हम लोग आ जाते हैं, एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो जो है सब पास नहीं हो पाते, क्योंकि एक बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो 50% है वो सीधे सीधे पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। तो अगर आप वैसे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं भी हम कट ऑफ भी आपको दिखा रहे हूँ, अभी मैं आगे बात करूंगा कट ऑफ की। तो ऐसा नहीं है कि पंजाब के स्टूडेंट्स का और जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं उनका सीएस का जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा कम है। मतलब हाँ, डिफरेंस है, डेफिनेटली डिफरेंस है, बट ऐसा नहीं कि पंजाब में बिल्कुल ही बेकार बच्चे आ रहे हैं और हम ये कह दें कि नहीं पंजाब के जो बच्चे हैं वो बहुत ही कैलिबर में कम हैं। एटलीस्ट सीएस में ऐसा नहीं है, आपको अच्छे कैलिबर के बच्चे मिलेंगे। बट डेफिनेटली जब 50% रिजर्वेशन है तो पंजाब के बच्चों के लिए इट इज़ वेरी ईजियर
टू कम इनटू दैट कॉलेज। प्लस क्योंकि यहाँ पंजाब के स्टूडेंट ज़्यादा आएंगे, तो अगर आप कल्चर वाइज अगर आप सोचोगे तो आप पंजाब का ही कल्चर सोच सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कोई भी पंजाबी स्टूडेंट से बात करोगे, पंजाबी स्टूडेंट्स के क्या ड्रीम्स हैं, उसके क्या एम्बिशंस है, वो किस तरह के जॉब को पसंद करता है, ये सब ऑलमोस्ट आपको कॉमन मिलेगा, अपने कल्चर में से आपको मिल जाएगा किसको वो सक्सेसफुल मानता है। और फिर ये आपको इसी में रहना है, तो हो सकता है आपको बहुत रिसर्च का माहौल ना मिले, क्योंकि साउथ इंडियन कॉलेजेस जहाँ होते हैं वहाँ पे उनका कल्चर है रिसर्च का। अगर हम पंजाब के कल्चर की बात करें तो अब्रॉड जाना है, ये कल्चर है उनका, मेन एम्बिशन ये रहता है। तो आपको फिर उस तरह से ज़्यादा स्टूडेंट्स में बातें मिलेंगी, ठीक है। और अगर हम देखें तो एक बात मैं बता दूं, ऑलमोस्ट 10 से लेके 20% बच्चे तो यहाँ पे पास ही नहीं हो पाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर 1500 बच्चे हैं, तो आप ये मान के चलो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 2000 बच्चों का एडमिशन हुआ होगा। और 2000 बच्चों का आप 200-400 बच्चे आप यहाँ पे निकाल दो, 400 बच्चे तो पास ही नहीं हो पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट है। एकदम ही ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बस आपको हर चीज़ में पास ही कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दूसरी चीज़ आप देख लो, हम लोग यहाँ पे आगे लिख लेते हैं एक बार, जैसे कि प्लेसमेंट है इनका, 1550 बच्चे हैं, 1550 बच्चों में से 1050 बच्चों का प्लेसमेंट 1050 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है। और कहीं ना कहीं 8.1 लाख का मीडियन पैकेज है। और 182 बच्चे जो हैं अब्रॉड स्टडीज़ के लिए गए हैं। तो अगर हम अपनी चार्ट में भी देखें, अगर हम अपने चार्ट में भी देखें, तो अगर हम थापड़ को देखते हैं तो थापड़ यहाँ पे कहीं लाई करता है। थापड़ ये टीयर 2 में लाई करता है यहाँ पर थापड़, ठीक है। और थापड़ में अगर हम देखें तो परसेंटेज प्लेसमेंट 60 to 70% के बीच में प्लेसमेंट होगा। वो आप देख भी सकते हो, तकरीबन उसी के आसपास है भी। और आप मान के चलो 40% बच्चे जो हैं 10 लाख के ऊपर जाएंगे, 40% बच्चे, ठीक है। तो मीडियन इनका है ही, इनका मीडियन ऑलमोस्ट 8 लाख है, तो 50% बच्चे उसके ऊपर जा ही रहे हैं। तो आप इसको, इस वाले स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पे समझ सकते हो, अपने आप को देख सकते हो आप कहाँ पे लाई कर रहे होगे कि ऑलमोस्ट 50% जो बच्चे होंगे, 50% बच्चे। तो आपको एक अनुमान अपने दिमाग में ये लगाना है कि मेरी क्लास में जो है अगर 60 बच्चे होंगे, अगर मेरे को फॉर एग्जांपल सीओई मिली है, तो मेरी क्लास में कितने बच्चे किस किस तरह से आएंगे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एडमिशन्स भी किस किस तरह से हो रहे हैं, यहाँ पे एडमिशन्स भी किस किस तरह से हो रहे हैं। यहाँ पे एडमिशन्स एक होगा 12th के मार्क्स के बेसिस पे, जिसका मैं कट ऑफ आपको अभी दिखा रहा हूँ। फिर एक होगा जेई मेंस के बेसिस पे, इसमें ऑलमोस्ट 3 से 5 राउंड होते हैं, अलग अलग साल में अलग अलग। इसमें ऑलमोस्ट 2 से 4 राउंड होते हैं। और फिर एक स्पॉट राउंड होता है। और स्पॉट राउंड में आप मान के चलो कि कहीं ना कहीं जो फाइनल एक रहता है, जो इनका सीएस है, अलग अलग तरह के सीएस है। सीएस इनका तकरीबन आप मान के चलो कहीं ना कहीं 96 परसेंटाइल के आसपास, विच इज नियरली आप मान सकते हो 40,000 रैंक के आसपास चला जाता है। स्पॉट राउंड में एक अंदाजा आपको दे रहा हूँ, अगर आपको लेने का मन हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारा एक अनुमान रहा है अलग अलग साल में जो हमारे साथ स्टूडेंट्स रहे हैं। प्लस आपको एक ध्यान यहाँ पे ये भी रखना है कि यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं सीएस की अकेले अकेले, तो यहाँ पे एक सीओपीसी है, एक सीएस है, एक सीओबीएस है, और एक सीओई है। तो उसके कट ऑफ अभी देख लेते हैं। उसी ऑर्डर में आपको प्रेफरेंस भरना है, उसी ऑर्डर में प्रेफरेंस भरना है। एक और चीज़ इसमें आपको याद रखनी है कि इसका जो देराबस्सी कैंपस है, जो इसका देराबस्सी कैंपस है, अगर आपको उसमें भी मिल रहा है, क्योंकि इसमें से कोई एक जो है वो केवल देराबस्सी कैंपस में है, तो भी 2 साल आपको देराबस्सी कैंपस में पढ़ाया जाएगा और 2 साल आपको थापड़ में पढ़ाया जाएगा, जो उसका मेन कैंपस है। तो कोई बुरा ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये इनके फैकल्टी का स्कोर है एनआईआरएफ में। आईआईटी मद्रास या आईआईटी बॉम्बे जो टॉप के हैं उनको तकरीबन 19 आउट ऑफ 20 के करीब मिलता है। तो आप इससे समझ सकते हो। फीस के ऊपर आ जाते हैं। फीस थापड़ वन ऑफ द महंगे कॉलेजेस में आएगा। महंगे कॉलेजेस में फॉर एग्जांपल आप बिट्स में इसके साथ कर सकते हो फीस का कंपैरिजन, आप मणिपाल के साथ कर सकते हो इसका फीस का कंपैरिजन, आप एसआरएम के साथ कर सकते हो इसका फीस का कंपैरिजन, प्लस आप वीआईटी में कैटेगरी 5 में भी इसका कंपैरिजन कर सकते हो। टोटल फीस लगभग इसकी जो आपको पड़ेगी वो तकरीबन आप मान के चलिए सब कुछ मिला मिलू के आपको 25 से 27 लाख की पड़ जाएगी। अगर आप इंडिया में ही पढ़ते हो तो आपको 25 से 27 लाख के बीच में टोटल फीस मिल जाएगी।
हर चीज़ मिला के, हर चीज़ इंक्लूड करके 25 से 27 लाख आपको पड़ जाएगा। ठीक है। फिर इनका आईपी है, इंटरनेशनल इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, उसमें आप ये पढ़ लीजिए। इनकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, आप लमसम मान के चलिए अगर आप बाहर पढ़ने जाते हो तो तकरीबन 45 टू 50 लैक्स आपको खर्च करना पड़ेगा। इसमें जो डबलिन वाला कोर्स है, जो डबलिन आयरलैंड ये लोग भेजते हैं, उसके मैं बहुत फेवर में नहीं रहता। उसका मैं रीज़न आपको बता दूं, क्योंकि आयरलैंड एज एन इकोनॉमी बहुत बूमिंग नहीं है, तो मैं उसको बहुत उसे फेवर में नहीं रहता। लेकिन ठीक है, अगर आईटी में आपको जाना है तो आप देख सकते हो। लेकिन जो इसमें ऑस्ट्रेलिया में इनके साथ जो इनका टाई अप है, आई थिंक सो इनका ऑस्ट्रेलिया के साथ जो टाई अप है वो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के साथ इनका टाई अप है, तो वो काफ़ी एक अच्छा है। अगर आप जाना चाहते हो तो वो आप ले सकते हो। इसका अलग से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, आपको 12th के बेसिस पे भी भरना है, आपको जेई मेंस के बेसिस पे भी भरना है, और जो लोग बायो के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग बायो के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और उनका अलग से कट ऑफ निकलता है। ठीक है। इसमें हम लोग फटाफट अब सिमिलर कॉलेज के बारे में बात कर लें। देखिए, जो 12th के बेसिस पे इसके कट ऑफ्स आते हैं वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें भी ये जेआईटी के पास ही रहता है, जेआईटी के पास रहता है, कहीं ना कहीं शिव नादर के पास भी इसका रहता है। जब ये जेई मेन से एडमिशन लेता है तो इसका कंपैरिजन कहीं ना कहीं ट्रिपल आईटी से होने लग जाता है, इसका कंपैरिजन बीआईटी मिश्रा से होने लग जाता है। सीएस में नहीं, सीएस में नहीं होता है, सीएस में नहीं होता है, बट ट्रिपल आईटीज में इसका रैंकिंग उसी के आसपास आने लग जाती है। और फिर इसका कंपैरिजन आरवी से भी हो सकता है और वीआईटी से भी। लेकिन होता क्या है, जब काउंसलिंग शुरू होती है, जब काउंसलिंग शुरू होती है तो थापड़ की, मणिपाल की और वीआईटी की काउंसलिंग ऑलमोस्ट आसपास होती है। तो थापड़, वीआईटी और मणिपाल, इनकी काउंसलिंग सबकी आसपास शुरू होती है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ना शुरू होता है कि अब हम क्या करें। तो इसमें मेरा सजेशन यही है कि इन तीनों में से ऐसा नहीं करना है कि तीनों में एडमिशन लेके रख लिया जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब लोग ऑलमोस्ट जो भी एडमिशन लेते हैं वो लोग जो है जोसा में जरूर बैठते हैं, जो जेई मेंस की काउंसलिंग है। तो इसमें ये आप देख लो कि अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं मेरे जेई मेंस में तो अच्छे मार्क्स आने ही नहीं वाले, तो आप 12th के बेसिस पे फिर यहाँ पे ले ही लो एडमिशन, और इनमें से एक में लो, टेक इन आइदर वन ऑफ देम। ऐसा तीनों में एडमिशन लेके रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थापड़ जो है बहुत हाई फीस भी लेता है, मतलब वो एक बार में 2 लाख रुपए आपसे डिपॉजिट करा लेगा। ठीक है। तो क्योंकि कॉलेजेस में भी ये प्रॉब्लम जब कोविड के बाद से हो गई है कि उनके जो पैटर्न होता है कि वो कितना रिफंड करेंगे, कब तक रिफंड करेंगे, ये बहुत अनसर्टेन रहता है। तो आप एक में एडमिशन लो, इन तीनों की काउंसलिंग ऑलमोस्ट साथ में शुरू होती है। अब हम लोग यहाँ स्पेशल डाउट्स की बात कर लें, जो स्टूडेंट ज़्यादातर पूछते हैं कि भाई यहाँ ड्रग कल्चर कैसा है। तो देखिए, ड्रग कल्चर ये है कि मैं ये बता दूं कि आप चाहे वीआईटी चले जाओ, चाहे आप मणिपाल चले जाओ, चाहे आप फॉर एग्जांपल आईआईटी भी चले जाओ, कहीं ना कहीं आजकल जो वीड है, जो मैरुआना है, उसका जो कंजम्पशन है वैसे भी हर जगह होता है। तो ये हम नहीं कह सकते, मैं ये नहीं कह सकता इसके बारे में कि ये जो ड्रग कल्चर है ये ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आप थापड़ छोड़ दो। अगर आपको आईआईटी, वीआईटी, मणिपाल कुछ नहीं मिल रहा है और फिर आप थापड़ भी छोड़ के अपने स्टेट में किसी कॉलेज के बाद चले जाओ, वो भी तब जब आपको पैसों की प्रॉब्लम नहीं है। तो ड्रग कल्चर इतना नहीं है कि आप कॉलेज में जाओगे तो आपको मतलब वो लोग कहेंगे नहीं आपको, यू हैव टू टेक इट, आपको लेना ही है। तो अगर आप अपने पे कंट्रोल रखोगे तो ऐसा भी कुछ नहीं है, हर जगह आजकल ये प्रॉब्लम है ही। दूसरी चीज, टफ स्टडीज हैं क्या इसकी, तो ये यस, इसकी स्टडीज थोड़ी टफ हैं, एकदम से आप ऐसे पार नहीं कर सकते। सेकेंडली, माइनर्स, माइनर्स में अगर आप यहाँ पे सिविल ले रहे हो या कोई भी ब्रांच ले रहे हो अदर देन सीएस, अदर देन सीएस ले रहे हो, तो यू कैन डू अ माइनर इन सीएस। वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेंगे, लाइक 10,000 रुपीज चार्ज करेंगे पर सब्जेक्ट, एंड आप 5-7 सब्जेक्ट कर सकते हो। फिर आपकी डिग्री में वो लिख देंगे, वो आपकी डिग्री में लिख देंगे, जो भी आपका बीटेक होगा उसके साथ वो लिख देंगे विद माइनर इन सीएस। तो ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर। सेकेंडली, अब मैं बता दूं कि जैसे हमने प्लेसमेंट ऑलरेडी यहाँ देखा कि ऑलमोस्ट 1500 बच्चे, 1550 बच्चे बैठे प्लेसमेंट में, लेकिन तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट 500 बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो आप अगर ध्यान दोगे तो आप मान के चलो कहीं ना कहीं सिविल, कहीं ना कहीं केमिकल, कहीं ना कहीं और मैकेट्रॉनिक्स, खासकर मैकेट्रॉनिक्स, इंडिया में आप चाहे जो भी करो, अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं मैकेट्रॉनिक्स ही डिग्री करूंगा और मेरे को 100% जॉब मिलेगी ही, तो ये थोड़ा डाउटफुल है। मैं ये नहीं कह रहा मैकेट्रॉनिक्स मत करो, बहुत अपकमिंग फील्ड है, डेफिनेटली बहुत अपकमिंग फील्ड है, बट अभी भी ये
रिसर्च लेवल पे है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल मिला के है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिला के थोड़ी टफ ब्रांच है। तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब आप मैकेट्रॉनिक्स अच्छे से पढ़ोगे, एमटेक वगैरह करोगे जर्मनी में जाके या कहीं यूएस से, तो फिर आपको चांसेस हैं। लेकिन ये जो 500 बच्चे नहीं प्लेस हो रहे, डेफिनेटली वो इन्हीं लोअर ब्रांचेस से, फिर भी बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ प्लेसमेंट फिर भी हो जाता है। लेकिन आप मान के चलो इन सारी ब्रांचेस का कहीं ना कहीं 50% प्लेसमेंट और लेस इसी के आसपास रहेगा। एंड दिस इज इंक्लूडिंग प्लेसमेंट्स इन आईटी सेक्टर एंड प्लेसमेंट्स इंक्लूडेड इन प्लेसमेंट्स इन कंसल्टेंसी फर्म्स, इसी के आसपास रहेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे जाके सीएस में भी माइनर करते हो, या अगर आप वो लैंग्वेजेस भी सीखते हो, कोडिंग भी सीखते हो, प्लेसमेंट थोड़ा सा इन ब्रांचेस का नीचे ही रहेगा। और वो आप देख भी सकते हो यहाँ पे, अगर हम लोग इनके वो देखें, कट ऑफ्स देखें, तो आप देखो सबसे ज्यादा कट ऑफ इधर ही इसी रेंज में है। COBS, COE, COPS, COSE, ये वाला जो रेंज है इसी में सबसे ज्यादा कट ऑफ्स हैं। और यही CS का है। उसके बाद धीरे धीरे कम होने लग गए, EC में कम हो गया, EEC में कम हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स भी है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर्स भी है। और फिर जब ये मैकेनिकल और इसमें जाता है तो काफ़ी कम हो जाता है। आप सीधे थर्ड वाले में अगर देखोगे, आप बाद में देख सकते हो, थर्ड वाले में देखोगे तो आप देख रहे होगे मैकेट्रॉनिक्स वगैरह तो बहुत ही नीचे चला गया है। BME, ये मेडिकल, ये BME वो है बायोमेडिकल, तो ये तो 81 पे चला गया है आउटसाइड पंजाब वालों के लिए। बायोटेक्नोलॉजी 82 पे चला गया है, केमिकल 85 पे चला गया है। और COBS इनके देखिए ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं। EC का भी 1% ही चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। बट बाकी अगर आप देखो मैकेट्रॉनिक्स वगैरह काफ़ी नीचे चला गया है। और बस ENC जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, उसमें भी काफ़ी चेंज नहीं हुआ। तो मैं रिकमेंडेड ब्रांच मेरी यहाँ CS की ही ब्रांचेस हैं। जो CS की ब्रांचेस हैं, COBS है, COE है, तो आप इसी हिसाब से लो। फिर सबसे पहले आएगा COPC, सबसे पहले आएगा COPC, फिर आएगा COSE, COSE, फिर आएगा COBS, सॉरी यहाँ पे आएगा COBS, COSE। ये आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में आपको प्रेफरेंस भरना है ये वो ऑर्डर है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर 1 है COPC सॉरी, फिर COBS, फिर COSE, और फिर COSE और COE लास्ट में आता है। तो इसी ऑर्डर में आपका रहेगा COPC, COBS, COSE और COE। और इसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लो ENC, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स। फिर आप लो उसके बाद EEC दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर्स, और उसके बाद आप लो ECE। यहां तक मैं रिकमेंड करूंगा। इसके बाद आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी राई करेगा। इसका मार्केट अच्छा है, इसमें जॉब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप प्लेस देख सकते हो, इसमें अलग अलग काउंसलिंग के इसमें मैंने कट ऑफ्स लगा दिए हैं। प्लस मैं आपको एक बात और यहाँ बताना चाह रहा था कि COE का सीट्स बची रहती है, COE की सीट्स बची रहती हैं। आपको डेटा चाहिए होगा तो हमारे पास है, लास्ट राउंड तक कितनी बची रही थी। तो COE का कट ऑफ लास्ट में तकरीबन वही मैंने जैसा आपको बताया 96 परसेंटाइल तक जाता है, 96 परसेंटाइल तक जाता है। तो वो ऑलरेडी यहाँ पे, ये तो 96 जो है ये 12th के मार्क्स का है। ये मैं जो बता रहा हूँ ये JEE मेंस का बता रहा हूँ, JEE मेंस का। तो 96 परसेंटाइल तक आप ये मान लो, नियरली बोल रहा हूँ, तो नियरली आप मान के चलो 35 to 40,000 के आसपास जाता है। तो इस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लाइक आवर वीडियो। एंड आप को आई होप ये समझ में आया हो। जो पेरेंट्स हैं उनका डाउट क्लियर हुआ हो, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनका भी डाउट क्लियर हुआ हो। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डू टेक आवर सर्विसेज। थैंक यू वेरी मच।